दुर्गेश पाठक एक साधारण परिवार का लड़का आईएएस बनने आया था। ये कहाँ राजनीति की गलियों में फंस गया। आपने तो दुखती रग पे हाथ रख दिया। मैं बहुत ही साधारण परिवार से आता हूँ। सपने में भी नहीं सोच सकते कि हमारे घर से कोई विधायक बनेगा। भाई जैसे महिलाओं को फ्री बस सेवा दे रहे हो, हमें भी फ्री बस सेवा दो। तो क्या आम आदमी पार्टी इस पे भी कुछ विचार करेगी? सोच रहे हैं, करेंगे इसके ऊपर भी कुछ। एंटी इनकम्बेंसी नजर आती है। मैं भगवान से डर के कहता हूँ, एंटी इनकम्बेंसी नहीं बल्कि प्रो इनकम्बेंसी है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी। मैं हूं अनिल सागर। अब दिल्ली का चुनाव जो है धीरे धीरे अपने चरम की तरफ बढ़ रहा है। आपने सुना होगा, दुर्गेश पाठक राजेंद्र नगर से उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी के और चुनावी गणित और प्रबंधन के मास्टर हैं। लेकिन इस बार उनका प्रबंधन और गणित क्या कहता है, तो उनसे ही जानते हैं। दुर्गेश जी, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद जी बुलाने के लिए। आपके इलाके में, वैसे तो दिल्ली में ही है, लोहड़ी मकर संक्रांति का पर्व चल रहा है। सबको बधाइयाँ, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। लख लख बधाइयाँ। हाँ, आपको भी जी और सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहला सवाल, दुर्गेश पाठक एक साधारण परिवार का लड़का आईएएस बनने आया था। ये कहाँ राजनीति की गलियों में फंस गया। आपने तो दुखती रग पे हाथ रख दिया। ये हमारे कंट्रोल में भी नहीं था। ये हमारे, कहते हैं ना, कुछ चीज़ें भगवान डिसाइड करता है, ऊपर वाला डिसाइड करता है। तो ये निर्णय भी कहीं ना कहीं उन्होंने ही निर्णय लिया कि हम कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे। मुझे ध्यान है, जब मैं दिल्ली आया था, सिविल सर्विसेज की तैयारी करता था जी। दिन भर ये चर्चा होती थी कि कौन से इंस्टीट्यूट का किस सब्जेक्ट का नोट्स ज़्यादा अच्छा है, किस टॉपिक पे किस टीचर ने ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया है और किसकी लेक्चर ज़्यादा अच्छी है। वो उसी जुगत में रहते थे। फिर कौन सा क्वेश्चन किस एग्ज़ाम में पूछा गया है, उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, ये वाले क्वेश्चन का जवाब नहीं आ रहा है। और वहाँ से अब आ गया है कि कौन सा बूथ कैसे काम करेगा। लेकिन एक चीज बड़ी अच्छी है, राजेंद्र नगर की गलियों में हैं आप। मैं 2 साल वहाँ पे विधायक की जिम्मेदारी लोगों ने दी। मैं बहुत ही साधारण परिवार से आता हूँ और मेरे जैसे व्यक्ति को विधायक, मतलब हम सपने में भी नहीं सोच सकते कि हमारे घर से कोई विधायक बनेगा। लोगों ने जिम्मेदारी दी तो मेरे मदर फादर ने, सबने कहा था कि बेटा ये बहुत बड़ी बात है, किसी ने वोट दिया, एक भरोसा दिया है, ये भरोसा कायम रखना। मैं 2 साल से कोई ऐसा दिन नहीं है जब मैं अपने एरिया में नहीं हूँ, लोगों की समस्याएं नहीं सुन रहा हूँ, लोगों की समस्याएं रिजॉल्व नहीं कर रहा हूँ, काम नहीं करवा रहा हूँ। हर दिन एक तरीके से मैं वहीं हूँ, लोगों के बीच में हूँ और लोगों का काम करा रहा हूँ। तो अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है कि एक जिम्मेदारी दी लोगों ने, हमने अपनी निसंदेह अच्छी तरीके से उस काम किया। आपने राजेंद्र नगर विधानसभा से चुनाव लड़ा, आप जीते, वहाँ काम कर रहे हैं। राजेंद्र नगर का पिछले दिनों कुछ बहुत नाम सुर्खियों में आया। बहुत सारे एस्पायरेंट्स वहाँ रहते हैं, 2-3 ऐसे हादसे हुए। आप उन हादसों को लेकर के आज आपके मन में क्या ख्याल आता है, या तब क्या बेचैनी रही? बहुत अनफॉर्चुनेट था क्योंकि 3 बच्चे वहाँ डेथ हुई और ऐसी डेथ हुई कि सोचते हुए भी रूह कांप जाती है। उसका एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दिक्कत ये रही कि हमारी दिल्ली का ओवरऑल ड्रेनेज सिस्टम है नहीं। ड्रेनेज सिस्टम में, दिल्ली का क्या कहूँ, हमारे देश में ड्रेनेज सिस्टम का कोई कल्चर नहीं है। हमारे देश में या तो ड्रेनेज सिस्टम में लोग कूड़ा भर देते हैं या ड्रेनेज सिस्टम को 2-3 साल में कब्जा कर लेते हैं, सीढ़ियाँ बना के पंचर कर देते हैं। तो हमारे देश में ही ड्रेनेज सिस्टम का कोई सिस्टम रहा नहीं है। राजेंद्र नगर भी उससे अछूता नहीं रहा। मैं 2 साल एज एमएलए बना और क्योंकि ओवरऑल ड्रेनेज सिस्टम डिज़ाइन करना, जैसे सीवरेज सिस्टम होता है, आप सीवरेज सिस्टम डिज़ाइन करते हो, उसका आउटफॉल कहाँ जाएगा, उसका पानी कहाँ प्रोसेस होगा, फिर आप एसटीपी लगाते हो, सारी चीज़ें होती हैं। ड्रेनेज के साथ कभी दिल्ली के अंदर ये काम हुआ नहीं क्योंकि ड्रेनेज एमसीडी का सब्जेक्ट था, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली का था। उसमें पिछले 15-20 सालों से बीजेपी रही। मैं कोई ब्लेम गेम में नहीं जाना चाहता। तो उनकी सरकार ने कभी सीरियसली एफर्ट नहीं किया ड्रेनेज के ऊपर। एज ए एमएलए मेरे, जब वो हादसा हुआ तब तो, अब तो लगभग 8-9 महीने हो गए, साल हो गए। उस समय तो पूरी तरह से ये था कि भाई सड़कें बनानी है, ड्रेनेज बनानी है। आज पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आप जहाँ भी जाएंगे आप देखेंगे सड़कों का भी काम चल रहा है, ड्रेनेज का भी काम चल रहा है। क्योंकि सिर्फ सड़क बन जाती थी, ड्रेनेज के ऊपर काम नहीं होता था।
उससे कई एरिया में लोग नाराज़ भी हुए क्योंकि उनके आगे के थड़े टूटे, परेशान हुए। आज भी अगर आप ओल्ड राजेंद्र नगर के अंदर जाओगे तो जो 40 साल पहले जो ड्रेनेज बनना चाहिए था आज बन रहा है वो ड्रेनेज। आज आप वहाँ जाओगे अराउंड 5 फीट चौड़ाई और गहराई के अंदर वहाँ ड्रेनेज सिस्टम हम लोग बना रहे हैं, जो कि 40 साल पहले बनना चाहिए था, आज बन रहा है। तो एफर्ट तो पूरी तरह से मार रहे हैं कि आगे से ऐसी कोई घटना ना घटे और किसी की व्यक्ति के साथ ऐसी कोई घटना ना हो। इत्तेफाक से राजेंद्र नगर की जो विधानसभा है वो राघव चड्ढा वहाँ से जीते थे, आपको वहाँ से एक लेगेसी मिली थी। इसके बावजूद विपक्षी आज बहुत सवाल खड़े करते हैं कि सबसे विफल विधायकों में से एक दुर्गेश पाठक हैं, काम नहीं हुए हैं, नारायणा में काम नहीं हुआ, इंद्रपुरी में काम नहीं हुआ, राजेंद्र नगर में काम नहीं हुआ। ये विपक्षी पार्किंग की समस्या देखो जी, मैं 17 तारीख को नॉमिनेशन है, आप अपना माइक लेके जाओ, पूरे एरिया में जाओ, खुला जाओ, किसी भी एरिया में जाओ, किसी मोहल्ले में जाओ, किसी गली में जाओ, आप असेसमेंट करके बता देना जी दुर्गेश पाठक ने काम किया नहीं किया। अगर आप कह दोगे जी काम, पब्लिक कह रही है कि दुर्गेश पाठक ने 2 साल के अंदर काम किया, तभी नॉमिनेशन भरूंगा, नहीं तो नहीं भरूंगा। ये मैं आपको ओपन चैलेंज कर रहा हूँ यहाँ पे टीवी पे आपके। के इलाके में पानी की और पार्किंग की समस्या अक्सर सामने आती है। विपक्षी जो बीजेपी के लोग हैं वो ये कहते हैं कि पिछले 5 साल के अंदर कोई इस पे काम नहीं हुआ। कई बार मटका फोड़ प्रदर्शन आपके इलाके में देखा गया है। विपक्षी तो प्रदर्शन करेंगे, उसका नहीं, निश्चित रूप से पानी की समस्या है। उसका रीज़न है, रीज़न बेसिकली ये है कि हमारा एरिया सबसे टेल एंड एरिया है। जैसे 2-3 पॉइंट मैं बताता हूँ जहाँ थोड़ी सीरियस इश्यूज़ हैं। जैसे नारायणा गांव में 2-3 गलियाँ हैं जहाँ थोड़ा सीरियस इशू है। फिर हमारे 1-2 गांव और एरिया हैं वहाँ पे थोड़ा इशू है। हमने उसके ऊपर काम क्या किया? जब मैं एमएलए बना तो जहाँ भी जाता था लोग कहते थे पानी पानी पानी, पानी इज़ द बिगेस्ट इशू। अब पानी तो उतना ही है, लोगों को देना है, कैसे इसको आप ठीक कर सकते हो? हमने जापानीज़ कंसल्टिंग फर्म एक हायर की, दिल्ली जल बोर्ड ने हायर की। हमने जिंदल को उसका टेंडर मिला, जिंदल इंफ्रा जो काम कर रही है। आज पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हम लोग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हमारा 30 से 40% पानी जो है वो वेस्टेज जाता है। लोग इलीगल कनेक्शन ले लेते हैं, वहाँ से वेस्टेज चला जाता है, पाइपें पुरानी हो गई वो ख़राब हो जाती है। तो मेरे एमएलए बनने के बाद हमने इस पूरे प्रोजेक्ट को अपने यहाँ इस्तेमाल शुरू किया। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जिस 2 साल पहले मैं सबसे बड़ा पानी का इशू था, आज वही राजेंद्र नगर विधानसभा है जहाँ पे 24 घंटे पानी की शुरुआत भी दिल्ली के अंदर हुई है। क्यों? क्योंकि हमने वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया। दूसरा, आप सोचिए जब पानी की जो टंकियाँ हैं उसमें पानी आता है, फिर वहाँ से पानी पुश होता है घरों के अंदर, वो टंकियाँ 30 साल पहले, 25 साल पहले इस तरह की बनी हुई हैं, तो उनकी कैपेसिटी कम है क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई। तो उन टंकियों को तोड़ करके उनको 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना उन टंकियों को बढ़ा रहे हैं, उनकी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। तो एक बहुत मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम हो रहा है पानी का। और मैं आपको मतलब ये भी मैं कह रहा हूँ कि मेरी बात पे मत जाइए, आप वहाँ चेक करिए। पांडव नगर DDA फ्लैट के अंदर हमने इसको कंप्लीट प्रोजेक्ट को एंड टू एंड कंप्लीट किया। आज वहाँ 24 घंटे पानी आ रहा है। अगले 1.5 साल के अंदर इस पूरे प्रोजेक्ट को हम पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कंप्लीट कर लेंगे और राजेंद्र नगर पूरी दिल्ली की पहली ऐसी विधानसभा होगी जहां पानी की समस्या का नामो निशान नहीं होगा। ये मैं आपको आपके चैनल पे गारंटी देके जाता हूँ। एक और बड़ी समस्या थी, वो एक ROB बनना था, रेल ओवर ब्रिज, उसको लेकर भी कई बार काम अटका, रुका, शुरू नहीं हुआ। आज उसकी क्या स्थिति है और उससे किन लोगों को लाभ मिलेगा? बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, 2 इलाके हैं, उन दोनों इलाकों को रेलवे की लाइन जाती है। उस रेलवे की लाइन को जोड़ने के लिए एक बहुत पुराना फुटओवर ब्रिज था जिसको लोगों ने कोर्ट में जाकर उसको चैलेंज कर दिया और उसको रोक दिया गया। पहले लोग बाइक और सारी चीज़ें लेके आते जाते थे। रेलवे लाइन थी, रेलवे को वो ब्रिज बनाना था। मैं एमएलए बनने के बाद मैंने उनसे पूछा, भाई कि आप बनाना चाहेंगे या हमें NOC दे दीजिए, हम PWD से बनवा लेंगे। दिक्कत ये थी कि उनके पास ज़मीन नहीं थी। जितने एरिया में उनके पास रेलवे की ज़मीन थी उसमें फुटओवर ब्रिज ही बन सकता था, 2 पहिया व्हीकुलर मूवमेंट के लिए पॉसिबिलिटी वहाँ पे थी नहीं। तो फिर मैंने MCD में, हमारी सरकार बनी उसी समय, तो MCD से दोनों तरफ हम लोगों ने उस पर ज़मीन दिलाई। उस समय हमारे कमिश्नर होते थे, उनका बड़ा अच्छा रोल रहा। जो हमारे हाउस के अंदर हमने पास करके लैंड जो हमने रेलवे को दी।
मैंने तो एमएलए लैड से भी 5 करोड़ देने का ऑफ़र किया था उनको कि आप मुझसे ले लीजिए और इस फुट ओवर ब्रिज को बनाइए। तो फिर ज़मीन देने के बाद अब वहाँ पे कंप्लीट फुट ओवर ब्रिज का काम शुरू हो गया। मेरे ख्याल डेढ़ या 2 महीने से काम चल रहा है वहाँ पे। दिल्ली के अंदर शराब मामला फिर से सुर्खियों में आया है, भाजपा लगातार एक्सपोज कर रही है इस मामले को लेकर। कई सारे नाम रहे, कुछ लोग अंदर भी गए, आपका भी कई बार इसमें नाम आया। आप इलाके में जाते हैं, क्या इस पर कुछ लोग आपसे बात करते हैं? मैं कह रहा हूँ पूरी दिल्ली में कोई चर्चा नहीं होती। लोग ये कहते हैं कि तुम्हें फंसा रहे हैं। केजरीवाल जी को जेल के अंदर रखा, मनीष जी को जेल के अंदर रखा, संजय सिंह जी को जेल के अंदर, विजय जी को जेल के अंदर रखा। आपने एक लॉ ऐसा बना दिया था जिसमें बेल नहीं हो सकती थी। उस लॉ के तहत लोगों को आपने अरेस्ट किया। आज सारे लोग बाहर हैं। कोर्ट ने भी कई बार पूछा उनसे कि भैया आपके पास मनी ट्रेल क्या है? आप कह रहे हो कि भाई इतना पैसा खा लिया इन्होंने, वो कैसे प्रूव करोगे? कोई आपके पास पैसा कहीं मिला, कहीं रिकवरी हुई, कहीं कोई चीज़ हुई, तो कहीं कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं उन चीज़ों का। तो ये एक बहुत सोची समझी एक साजिश थी कि आम आदमी पार्टी को ख़त्म करना है और आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप को उठा के जेल के अंदर डालना है। वरना आप सोचिए ना, सत्येंद्र जैन अरेस्ट हो गए, मनीष सिसोदिया अरेस्ट हो गए, संजय सिंह अरेस्ट हो गए, विजय नायर अरेस्ट हो गए, उसके बाद अरेस्ट करके सबको अपने जेल के अंदर डाल दिया। हालांकि बाद में सबको बेल भी मिल गई, लेकिन आप पर आरोप ये भी लग रहा है कि आप लोगों को बरगला रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ही फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, जबकि बीजेपी कह रही है कि कोर्ट की गाइडलाइन बिल्कुल इसके अगेंस्ट है। तो कहाँ कोर्ट में लिखा है कि वो नए मुख्यमंत्री बन सकते? आपके पास कोई डॉक्यूमेंट पढ़ा आपने? कुछ भी? सुप्रीम कोर्ट इस का देश जो का ऑर्डर जो है, नहीं, वो क्या कहता है? इस देश का कोई भी व्यक्ति जो एमएलए या एमपी बन सकता है, 25 साल से ऊपर का कोई भी तो मुख्यमंत्री बन सकता है। ये सारी डिटेल है इस कुछ भी ऐसी नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, जो बेल की शर्तें हैं, जमानत की जो शर्तें हैं, उसमें ये कहा गया था कि आप मुख्यमंत्री के कार्यालय नहीं जा सकते, आप कोई फाइल नहीं देख सकते। तभी आतिशी को आप लोगों ने सीएम बनाया। देखो, आप ये समझो कि आतिशी को सीएम क्यों बनाया गया या अरविंद जी ने सीएम पद से इस्तीफा क्यों दिया, ये काम हम बहुत पहले भी कर सकते थे। ठीक है, जब हम पे आरोप लगे, जब हमारा पहला अरेस्ट हुआ, हम तब भी रिजिग्नेशन दे सकते थे। तब भी भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि रिज़ाइन कर दीजिए। जेल से आने के बाद रिजिग्नेशन का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। बेल पे आने के बाद तो आपको रिजिग्नेशन देने का कोई सेंस बनता नहीं है। हमने रिजिग्नेशन क्यों दिया? अगर उस समय हम रिजिग्नेशन देते तो ये हमारी पार्टी तोड़ देते। इनका मकसद पार्टी तोड़ना था। इनका मकसद किसी को इनका मकसद ये था कि अगर 1 साल 6 महीने 8 महीने ये लोग जेल के अंदर रह गए, इनको छोटे छोटे कमरों में बंद कर देंगे पूरी तरह से, इनका इंसुलिन बंद कर देंगे, इनकी ये चीज़ बंद कर देंगे, और उसके बाद अगर हम बाहर से कम्युनिकेशन तोड़ देंगे, हमारे एमएलएस तोड़ेंगे, हमारे काउंसलर तोड़ेंगे, पंजाब की सरकार गिराएंगे, और विद इन 1 ईयर एंड 1.5 ईयर में पूरी पार्टी को तितर बितर कर देंगे। मकसद बेसिकली इनका पूरा का पूरा ये था। जेल से जब सीएम साहब बाहर आए, उन्होंने कहा भाई देखो मेरे ऊपर एक आरोप लगा है, ठीक है, ये आरोप लीगल प्रोसेस में क्लियर होने में 17-18 साल लग जाएंगे। ट्रायल होगा, ट्रायल चलता है, आपको पता लंबा टाइम लगता है हमारे देश के कानून व्यवस्था में। मैं अपने पद से रिज़ाइन करता हूँ। दिल्ली की जनता, क्योंकि हम तो पब्लिक पॉलिटिशियन लोग हैं, नेता लोग हैं, हमारा सब कुछ जनता। अगर जनता को लगता है कि भैया हम करप्ट हैं तो हमें वोट मत देना, और अगर आपको लगता है कि हमने अच्छा काम किया, हम ठीक है, तो हमें आप सीएम बनाइए। तो ये तो पहली बार हिंदुस्तान की राजनीति में किसी व्यक्ति ने ये हिम्मत दिखाई, ये ताकत दिखाई, ये बात कहने की। लेकिन आपको नहीं लगता कि शराब, शीश महल सत्ता विरोधी लहर को और धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं? एक्चुअली मैं भगवान, एंटी इनकम्बेंसी नजर आती है? मैं भगवान से डर के कहता हूँ, जी एंटी इनकम्बेंसी नहीं बल्कि प्रो इनकम्बेंसी है। जी। आप किसी इलाके में जाए, लोग ये कहते हैं कि हम केजरीवाल हमें चाहिए। 10 साल की सरकार के बाद भी भारतीय जनता पार्टी का ना कोई नरेटिव है। भारतीय जनता पार्टी सुबह से लेकर शाम तक क्या करती है? सिर्फ केजरीवाल को गाली देती है। जनता केजरीवाल को प्यार करती है। आप किसी भी इलाके में निकल जाओ, हमारा जो हमसे नफरत करता हो वो भी ये कहता हो यार काम तो इन्होंने बड़ा काम किया है, काम तो इन्होंने किया है। भाई आज आप ये देखिए ना, आप दिल्ली के अंदर बैठे हो, आपकी इस अंसल बिल्डिंग के अंदर कितने जनरेटर होते थे आज के 10 साल पहले? आज जनरेटर का नाम निशान नहीं है। 24 घंटे बिजली आ रही है आपको। 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 24
आपकी स्टूडियो के अंदर 24 घंटे बिजली आ रही है। हमारे यहाँ पावर बैकअप हमें रखना वो तो पड़ता रखा आपने इसलिए रखा है क्योंकि आपका काम ऐसा है कि आपको लगता है एक मिनट के लिए भी लाइट कट गई तो आपको नुकसान हो सकता है। 24 घंटे बिजली सिर्फ आज के समय में सिर्फ दिल्ली के अंदर है, कहीं नहीं है और पूरे देश के अंदर। आज इतने शानदार स्कूल बने, इतने शानदार अस्पताल बने, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर इतना काम हुआ, महिलाओं के बस फ्री की गई, महिलाओं को हमारे वादे हैं, 2 हम पॉलिसीज़ लेके आ रहे हैं, महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये देंगे। साथ ही साथ दिल्ली के हर एक बुज़ुर्ग का जो 60 साल से ऊपर है उसका इलाज चाहे वो सरकारी में कराए या प्राइवेट में कराए उसको फ्री में करेंगे। तो ये पहली बार इस देश के अंदर हो रहा है। और जब हम ये सब कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि हम पर अटैक होंगे, हमने पार्टी बनाई थी तो हमने कहा था कि भाई ये कीचड़ है, इसमें उतरना पड़ेगा, जब उतरेंगे तो हमारे ऊपर भी कीचड़ फेंका जाएगा। लेकिन भाजपा कहती है ये कीचड़ है और इसमें कमल खिलेगा। वो करते रहते हैं, वो हर बार ही कहते हैं, उनका मुझे नहीं लगता है वो दिल्ली में रेलेवेंट भी है। आज की तारीख में आप दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें देते हैं? सीट का कैलकुलेशन तो आप करिए, लेकिन मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली में पहले 15 में 67 मिली थी, दूसरे में 62 मिली थी। मेरा अनुमान ये है कि दिल्ली में वही लहर है। आज दिल्ली के किसी भी इलाके में चले जाइए, देखो लोग बीजेपी को क्यों वोट दें? बीजेपी के पास कोई नैरेटिव नहीं है। बीजेपी सिर्फ एक चीज़ कहती है कि तुम हमें वोट दो, हम पानी पी पी के केजरीवाल को गाली देंगे। फिर दूसरी रैली होती है, वो कहते हैं कि तुम हमें वोट दो, हम मिठाई खा के केजरीवाल को गाली देंगे। तुम हमें वोट दो, हम खीर खा के केजरीवाल को गाली देंगे। तो तुम हमें वोट दो, हम केजरीवाल को गाली देंगे। केजरीवाल जी क्या कहते हैं कि आप हमें वोट दो, हम आपके बच्चों के लिए अच्छा स्कूल बनाएंगे। आप हमें वोट दो, हम आपके लिए सीवरेज सिस्टम ठीक कराएंगे। आप हमें वोट दो, हम हर महिला को 2100 रुपये देंगे। आप हमें वोट दो, हम हर बुजुर्ग का इलाज फ्री कराएंगे। आप हमें वोट दो, हम हर पंडित और ग्रंथी को 18-18 हज़ार रुपये महीने देंगे। दुर्गेश जी, लेकिन अब पुरुषों की तरफ से मांग उठ रही है कि भाई जैसे महिलाओं को फ्री बस सेवा दे रहे हो, हमें भी फ्री बस सेवा दो। तो क्या आम आदमी पार्टी इस पर भी कुछ विचार करेगी? सोच रहे हैं, करेंगे, इसके ऊपर भी कुछ करेंगे। तो क्या मैनिफेस्टो में कुछ नजर आ सकता है? नहीं, अभी तो मैं ये कमिट नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि देखिए जितने भी वर्ल्ड क्लास सिटीज़ में अगर आप जाएंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसी चीज़ है कि उसको जितना आप स्ट्रॉन्ग करेंगे और जितना अफोर्ड करेंगे, आपका पोल्यूशन लेवल कम जाता है। जितने अफोर्डेबल होगा उतना अफोर्डेबल होगा, जितना किफ़ायती रहेगा उतना आपका पोल्यूशन लेवल कम होता है, उतनी आपकी सड़कों पे ट्रैफिक कम होती है। अगर मुझे पता चले कि भाई मेरे घर से मुझे घर के सामने बस मिल जाएगी और मैं फ्री में ऑफिस आ सकता हूँ, तो मैं कार क्यों निकालूँ? नहीं निकालूंगा। कार इसलिए हम निकालते हैं क्योंकि हमारे घर के सामने मिलती नहीं, 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, फिर वहाँ से ऑफिस वाले रास्ते पे भी 2 किलोमीटर, इसलिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं, और फिर पैसे भी लगता है, फिर उनको लगता है हम ही कर लें। तो जितने भी वर्ल्ड क्लास सिटीज़ में आप जाएंगे, आप देखेंगे, लग्जमबर्ग जाइए, वहाँ पे सारा ट्रांसपोर्टेशन फ्री है। तो आम आदमी पार्टी का ये विज़न है कि हमारे को इस देश की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो लोगों को बहुत कम रेट में मिलनी चाहिए या उनको सुविधाजनक रेट। इस पूरी बातचीत का एक चीज बड़ा लबो-लुबाब निकल कर आ रहा है कि आपका जिस तरीके से कहना है या नैरेटिव है आम आदमी पार्टी का, उससे ये लगता है कि दिल्ली में कोई समस्या ही नहीं है। क्या ऐसा लगता है कि वास्तव में ये सही है? देखिए, कभी ऐसा हो नहीं सकता कि समस्या ना हो जी। समस्या, चैलेंजेस किसी भी सरकार के सामने होते हैं। जैसे मैंने कहा कि सबसे बड़ी चैलेंज अगर मुझसे आप पूछें, मैं कहूँगा ड्रेनेज है। दिल्ली के अंदर ड्रेनेज है, क्योंकि ड्रेनेज ना होने के कारण सीवर के ऊपर ओवरलोड पड़ रहा है। दुर्गेश जी, मुझे बहुत अच्छे से याद है, लोक निर्माण विभाग ने 2010 के आसपास, पहले 2004 में ये प्रक्रिया शुरू हुई थी, फिर 2010 में शुरू हुई थी, एक आईआईटी से एक बहुत बड़ा ड्रेनेज मास्टर प्लान तैयार करवाया था। उस पर शायद पिछले 11 साल में कोई काम नहीं हुआ है। नहीं, क्योंकि ड्रेनेज एमसीडी के अंदर आता है ना। हाँ, तो प्लान आप बनाते रहिए, उससे कुछ होना नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन तो एमसीडी को करना है। अब आपकी सरकार है। हाँ, तो हम करेंगे, मैं पीछे नहीं हट रहा। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा चैलेंज अगर दिल्ली के अंदर कोई है, दिल्ली के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज है ड्रेनेज। आप ड्रेनेज ठीक कर दो, सीवरेज सिस्टम आपका ठीक हो जाएगा। ये ठीक करते आपकी काफ़ी जो समस्याएं हैं दिल्ली की, वो उससे रिजॉल्व हो जाती है। यहाँ पे मल्टीपल अथॉरिटीज़ हैं। ड्रेनेज में एक सिस्टम है कि इस लेवल तक
एमसीडी का है, इसके बाद वो होता जल बोर्ड का है है। छोटे और बड़े वाले जी, होते हैं। ढाई जो बड़े ड्रेनेज होते हैं वो पीडब्ल्यूडी और डिपार्टमेंट्स की बात है, छोटे ड्रेनेज होते हैं एमसीडी की बात है। दुर्गेश जी, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि राहुल गांधी आज से कैंपेन कर रहे हैं दिल्ली के अंदर कांग्रेस के लिए। आपका और बीजेपी का पिछली बार उनके 38% के आसपास है और आपके 50 से ऊपर थे। आपको लगता है कि अगर कांग्रेस दिल्ली में मजबूत होती है तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए टेंशन हो सकती है? देखिए, लोग इस समय मन बना चुके हैं, ठीक है। लोगों का अब भाई देखिए, उनकी पार्टी है तो कैंपेन तो करेंगे, ऐसा तो होगा नहीं कि वो घर बैठे रहेंगे, तो उनको भी कुछ ना कुछ करना ही होगा। लेकिन दिल्ली के अंदर कांग्रेस अब इररिलेवेंट हो चुकी है। दिल्ली के अंदर इस समय लड़ाई जो है वो आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी की, और आम आदमी पार्टी जनता की मदद से उस रेस में बहुत आगे है। लेकिन एक आपके ऊपर एक और आरोप लगता है कि राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल के लिए तो प्रदर्शन कर रहे थे, धरना दे रहे थे, आपकी रैली में भी आए, लेकिन आप लोग हरियाणा में कांग्रेस को हराने चले गए। नहीं, हमने हराने की हमारी कोई वो ऐसी नहीं थी। हम भी जब भी देश के मुद्दे होते हैं, हम हमेशा इंडिया गठबंधन के तहत, चाहे वो कांग्रेस पार्टी लीड करती है या कोई दूसरी पार्टी लीड करती है, हम उसके समर्थन में होते हैं। हम जब झारखंड के सीएम को अरेस्ट किया गया तो हम झारखंड गए। तो इलेक्टोरल चीज़ अलग है, मुद्दों के ऊपर एक सहमति है, और जो मुद्दे देश हित के हैं और भारतीय जनता पार्टी जो देश को गर्त में डालने का प्रयास करती है, उसको लेकर हम लोग साथ मिलकर लड़ते हैं। लेकिन राजनीतिक नफा नुकसान पहले देखते हैं शायद। देखिए, राजनीतिक जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, भाई हमारे भी संगठन है, हमारे भी लोग लड़ना चाहते हैं, तो जहाँ मजबूत होते हैं हम लड़ते हैं, वो एक चलता रहता है। अब दिल्ली के अंदर है, दिल्ली के अंदर तो कांग्रेस भी लड़ रही है, पंजाब के अंदर कांग्रेस और हम आमने सामने लड़ते हैं, तो ये चलता है। लेकिन एक देखिए, राजनीति को, इस देश की राजनीति को मुद्दों के आधार पर रखिए। भाई इस मुद्दे को लेकर हम सहमत हो सकते हैं, इस मुद्दे को लेकर हम सहमत नहीं हो सकते। भाई यही भाई हम जब एक हेल्दी लोकतंत्र तो यही है, एक हेल्दी डेमोक्रेसी यही है कि हम मुद्दों के ऊपर अपनी बात रखें। जिस मुद्दे से हम सहमत हैं, मुद्दों पे हम आपकी बात रखते हैं, मुद्दों पे हम आपके साथ सहमत है। जहाँ मुद्दों पे हम आपके साथ सहमत नहीं है, वहाँ कोई दुश्मनी थोड़ी ना है कि भाई हमारा और आपका कोई दुश्मनी चल रही है। चलिए, तो मुद्दों पे ही बात कर लेते हैं। राजेंद्र नगर के जो मतदाता हैं वो दुर्गेश पाठक को अगली बार वोट क्यों दे? ऐसे 5 बड़े मुद्दे आप अपनी जनता को जरूर बताएं। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि जो 2 साल में काम हुए हैं, आज लगभग 80 to 85% रोड हमारे बन गए। हमारी ड्रेनेज के ऊपर काम चल रहा है, हमारे पार्कों के अंदर काम चल रहा है, 5 मोहल्ला क्लिनिक नए बने हैं। साथ ही साथ हमने बहुत सारे छोटे छोटे लोकेलिटी वाइज हमने काम किया है। अब मेरा 2-3 विज़न है राजेंद्र नगर को लेकर। एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी में 4-5 चीज़ें होनी चाहिए। रोड अच्छा होना चाहिए, ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए, सीवरेज अच्छा होना चाहिए, पार्क अच्छे होने चाहिए, लाइट की व्यवस्था अच्छा होनी चाहिए और पानी बेहतरीन मिलता रहना चाहिए। ये 6-7 चीज़ें हैं एक मॉडल कॉलोनी, और कूड़े का निस्तापन ठीक तरीके से होना चाहिए। तो ये 7-8 चीज़ें हैं जो हर एक कॉलोनी के अंदर होनी चाहिए। अगर ये, और उसके बाद नेक्स्ट है मेंटेनेंस के काम। कहीं सड़क हल्की सी टूट गई, कोई पार्क के अंदर कोई टाइल्स टूट गया, कोई पेड़ की छटैया होनी है, ये 8 चीज़ें हैं जो हर एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर होनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि आज मेरी जितनी भी लोकेलिटीज़ हैं, इन 8 में से कहीं पे 4 चीज़ें हैं, कहीं पे 5 चीज़ें हैं, कहीं पे 6 चीज़ें हैं। मेरा विज़न है कि हर एक मोहल्ले के अंदर ये 8 चीज़ें होनी चाहिए। मेरा अगले 5 साल में यही मेरा मकसद होगा कि अगर राजेंद्र नगर की जनता मुझे मौका देती है तो अगले 5 साल में मैं ये 8 से 9 चीज़ें हर एक कॉलोनी को प्रोवाइड करूँगा। और आपको तो खुद आपदा बताया जा रहा है। और आपदा का जो सवाल है वो आज उसी त्योहार को मनाने वही साहब यानी प्रधानमंत्री आज वो जी किसी ने पूछा कि भाई, प्रधानमंत्री जी ने बोला आप आपदा जी तो दिल्ली किस दी, हाँ। तो उन्होंने कहा आपदा, तो दिल्ली किसकी? आपकी। देखिए, ये कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन दिल्ली हम आज भी चैलेंज करते हैं। दिल्ली के अंदर इन्होंने सब कुछ गुड़ागड़ित कर लिया, सारी चीज़ें कोशिश की हमें ख़त्म करने की, रोकने की, तोड़ने की उसको, लेकिन हम फिर भी कहते हैं प्रधानमंत्री जी अपना कोई भी एक स्टेट या कोई एक जिला, कोई एक विधानसभा ये तय कर लें
और बता दें कि इस विधानसभा के अंदर हमने वो काम कर दिए जो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर कर दे। हम पार्टी बंद कर लेंगे अपनी, वो बताएं तो। चलिए, ये थे दुर्गेश पाठक जिन्होंने चैलेंज दे करके कहा है कि हम पार्टी बंद कर लेंगे अगर प्रधानमंत्री बता दें। अब देखते हैं इस सवाल का जवाब आता है तो कैसे आता है। तो आप देखते रहिए नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। दुर्गेश जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद, थैंक यू।